हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पॉलिटी के टॉप 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं। बहुत शानदार प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किस तिथि को लागू किया गया था। देखिए यहाँ से दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि लागू कब किया गया है और एक पूछा जाता है कि ये बनकर कब तैयार हुआ है। ठीक है, दो तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि लागू कब किया गया है तब आपको आंसर टिक करना है 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। और ये बनकर कब तैयार हुआ है या फिर अपनाया कब गया है तो आपको आंसर करना है 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950, और यदि आपसे पूछा गया कि कब अपनाया गया या बनकर कब तैयार हुआ तब आपको टिक करना है 26 नवंबर 1949। बात समझ में आ गई? अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। देखिए भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ध्यान से सभी प्रश्नों को आप करते रहिए, यहां से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। आपका प्रश्न ये हुआ है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। जिसके अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ध्यान रखिएगा। और दूसरी जो सभा है वो कब की गई थी? वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी सभा हुई थी। ध्यान रखिएगा। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है और एक अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष मैंने अभी बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद थे। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कब? दूसरे जो सभा हुई थी 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी सभा हुई थी, ठीक है, दूसरी बैठक हुई थी सभा की, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है रूस से। ठीक है, सोवियत संघ रूस से पंचवर्षीय योजना ली गई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। देखिए प्रश्न आ गया ना आपके सामने। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, जो पहली बैठक हुई थी उसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष। इसमें डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू कौन है? पहले प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? पहले राष्ट्रपति हैं। BN राव कौन है? BN राव है संवैधानिक सलाहकार। कौन है? संवैधानिक सलाहकार है BN राव। आगे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपको टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए आपके सामने आ गया है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया डॉक्टर जो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो कौन थे? पहले PM थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे। आगे प्रश्न क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को करते हैं।
भारत के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के देश से लिए गए हैं नीति निदेशक तत्व। हर पॉइंट आपको याद रखनी है, ऐसे ही प्रश्न आपसे इस समय पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? पहले गृह मंत्री थे, याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट पीएम थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे पहले। महात्मा गांधी को तो सभी को पता है, ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, मतलब किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और मैं बता दूं कि आर्टिकल 32, ठीक है, मतलब अनुच्छेद 32 में जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 मतलब अनुच्छेद 32 में है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद रखने हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, आपको आंसर क्या टिक करना है? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार है, और समानता का अधिकार बिल्कुल ये भी मौलिक अधिकार है। और जो ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन ये कैसे हुआ? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, मतलब ये मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया, और अब ये संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है? 300 के ए, आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। और ये अब कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार, यानी विधिक अधिकार भी इसे कहा जाता है। इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। इसको कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार कहा जाता है। इसको अब रखा कहाँ गया है? 300 के ए में। कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको रखा गया है? 44वें संविधान संशोधन के तहत ये सब किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न को करते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में मैं और आगे बता दूं, एज यदि लोकसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी एज 25 होना चाहिए, और यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न के जरिए आपको इतने सारे पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एकमात्र भारतीय कौन है जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो वो कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, नीलम संजीवा रेड्डी। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 6वें नंबर के हैं। कौन है? 6वें नंबर के हैं। अब मैं और लोगों के बारे में बता दूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? पहले उपराष्ट्रपति हैं, पहले उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड, दूसरे नंबर के कौन बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट
प्रेसिडेंट हैं, मतलब पहले ही राष्ट्रपति हैं। सर्वपल्ली पहले उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति हैं। और शंकर दयाल शर्मा कौन है? शंकर दयाल शर्मा है 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन है? 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को करते हैं कि राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वह होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर कार्यभार कौन देखता है? तो उपराष्ट्रपति ही देखते हैं। ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न और बन जाता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अनुपस्थित है, तब कौन कार्यभार देखता है? तो मुख्य न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार देखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? देखिए, मैंने जो पहले प्रश्न में आपको बताया है कि लागू कब किया गया है, लागू किया गया है 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। लेकिन पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च कौन होता है? संविधान होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान को माना जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च। चलिए आगे प्रश्न को करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। देखिए, मूल संविधान में जब मतलब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं, मतलब 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। मैं अनुसूची की एक टोटल क्लास लेके ही आऊँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मैं क्लास लेके आता हूँ तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। पूरा एक ही क्लास में हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से। जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न भी करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अभी संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बहुत शानदार प्रश्न है। 10वीं अनुसूची का संबंध आपके दल बदल कानून से है। दल बदल कानून से है 10वीं अनुसूची का संबंध। अगर जो मैं बात करूं भाषा का संबंध किस अनुसूची से है, तो 8वीं अनुसूची से है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। शपथ का संबंध किस अनुसूची से है? 3री अनुसूची से है। और पदाधिकारी के वेतन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो वो है 2री अनुसूची। इन चीजों को भी आप याद रखिएगा, इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है इंग्लैंड से, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में संविधान में बताया गया है कि धन विधेयक के बारे में उसकी सारी चीजें दी गई है संविधान के अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? देखिए, जो मूल कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4 के का में है। ठीक है, याद रखिएगा, भाग 4 के का में। और अनुच्छेद कौन सा है? 51 का ए। ठीक है, 51 का ए है अनुच्छेद। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
आगे प्रश्न पर चलते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में, और आर्टिकल कौन सा है? 368 है, ध्यान रखिएगा। मतलब अनुच्छेद 368 में संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो उसमें कौन अध्यक्ष बना था? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था और वही अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगले प्रश्न पर क्या बोला गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अभी मैंने बताया है अनुच्छेद 368 है, उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। मतलब संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, उनको ये पावर होती है। संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो संरक्षण की यदि बात आती है तो वो होती है न्यायपालिका, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो अब क्या बन गया है? विधिक अधिकार, मतलब कानूनी अधिकार, संपत्ति के अधिकार को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं, प्रेसिडेंट ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, संसद के 2 सत्र के बीच में अधिकतम कितना अंतर होता है दिया जा सकता है? तो अधिकतम 6 महीना दिया जा सकता है। देखिए मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, टोटल सत्र कितने होते हैं एक वर्ष में? टोटल 3 सत्र होते हैं एक वर्ष में। एक होता है बजट सत्र, ठीक है, और एक होता है मानसून सत्र। कौन होता है? मानसून सत्र। और एक होता है शीतकालीन सत्र। कौन होता है? शीतकालीन सत्र होता है। इन तीनों सत्रों के बीच में देखिए, मतलब 2 सत्रों के बीच में कम से कम 6 माह का समय होना चाहिए। अधिकतम 6 माह का समय दिया जा सकता है, मतलब 6 माह के अंदर दूसरा सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ फिर से, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दें।